Hello, good morning, guys. Today we are going to discuss about some romantic period poets which are important for your SPSC PGT English exams. These poets are P.B. Shelley, William Wordsworth, John Keats and S.T. Coleridge. जैसे कि आपको पता है आपके सिलेबस में ये कुछ पोएट्स हैं जो रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते हैं और इनके वर्क्स को आपके सिलेबस में दिया गया है। तो इस एज के जितने भी ये पोएट्स हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने डालने हैं जो आपके लिए मददगार साबित होंगे आपके आने वाले एचपीएससी पीजीटी एग्जाम में। जो तो चलो चलते हैं वन बाय वन ये क्वेश्चन हम करते हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चलो चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं इस क्लास की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज़ द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स इन 1798 is considered the beginning of the romantic age because जैसे कि हमें पता है रोमांटिक एज की जो बिगिनिंग है वो कौन से राइटर से मानी गई है? विलियम वर्ड्सवर्थ से। किससे? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना एक वर्क लिखा था जिसका नाम है लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स नाम का जो ये वर्क है ये अकेले विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा। इनके साथ एक और राइटर थे जिनका पोएट थे जिनका क्या नाम था? एस टी कॉलरिज। इन दोनों ने मिलकर के इस को लिखा है और ये एक कलेक्शन है, पोएम का कलेक्शन। लिरिकल बैलेट्स जब 1798 में पब्लिश हुआ इसमें टोटल 23 पोएम्स थी, है ना। और 4 पोएम्स तो एस टी कोलरिज ने इसमें लिखी थी। कॉन्ट्रीब्यूशन एस टी कोलरिज का 4 पोएम्स का। और बाकी कितनी बच गई? 19 पोएम जो थी वो किसकी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। ठीक है, समझ में आया? टोटल पोएम्स कितनी थी इसमें? 23। 4 पोएम एस टी कोलरिज की थी और 19 की थी विलियम वर्ड्सवर्थ की। जो इस एज के जो रोमांटिक एज के जो पोएट्स हैं उससे क्या मतलब बिगनिंग हुई, इन्होंने क्या किया था? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? क्या इन्होंने रिवाइव्ड किया था क्लासिकल आइडियाज़ को? क्या इन्होंने रिजेक्ट किया था न्यू क्लासिसिज्म को एंड एम्फासाइज इमोशंस? क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे सैटायर या फोकस किया था इंडस्ट्रियलिज्म पे? किस पे फोकस किया था? तो इनमें से ये तीनों गलत है। राइट आंसर यहाँ पे बी है, क्योंकि जो रोमांटिक एज से पहले की जो एज थी वो कौन सी थी? न्यू क्लासिकल एरा थी, है ना। तो उस एज के जो राइटर्स जिस थीम पे बेस्ड अपने वर्क्स लिखते थे उन्होंने उसको रिजेक्ट करके अपना ही एक अलग थीम निकाला। और वो क्या था? रोमांटिक एज के जितने भी राइटर थे वो इमोशंस पे अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एम्फसाइज करते थे। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब पोइट्री एज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी? ये जो लाइन है ये किसने बोली है? किसने अपनी पोइट्री में इसका यूज़ किया है? तो ये किसने बोला है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये लाइन किसने बोली है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ? कौन से राइटर ने, कौन से पोएट ने नेगेटिव कैपेबिलिटी दी है? क्या कोलरिज ने ऐसा बोला है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जॉन किट्स ने या बायरन ने? किसने इसका यूज़ किया है नेगेटिव कैपेबिलिटी का? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ode to the West Wind was written by which poet? Ode to the West Wind कौन से पोएट ने लिखी है? पीबी शैले ने लिखी है ना। पीबी शैले का ये वर्क है, पीबी शैले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ। पहले तो मुझे ये बताओ, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर किसकी पोएम है? एस टी कोलरिज की है ना, जो किस में लिखी गई थी? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था एस टी कोलरिज, जिसमें 20 टोटल पोएम 23 थी। 19 विलियम वर्ड्सवर्थ की थी और 4 इनकी थी। राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर
में कौन सा थीम हमें देखने को मिलते हैं? क्या ब्यूटी एंड आर्ट देखने को मिलती है, सिन एंड रिडेम्पशन, या अर्बन लाइफ, या फिर पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सिन एंड रिडेम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुबला खान भी किन्होंने लिखी है? एस टी कोलरेज ने। वॉज कंपोज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। कुबला खान किसके इन्फ्लुएंस में लिखी गई है? तो आपको पता होगा जैसे कि जो एस टी कोलरेज थे वो एडिक्टेड थे, किसके? अफीम ज़्यादा खाते थे, ओपियम ईटर थे वो। तो ये कुबला खान उसने पूरी की पूरी नशे में लिखी है। तो किसके इन्फ्लुएंस में आके लिखी है उसने? ओपियम इंड्यूस्ड विजन। इसका राइट आंसर क्या है? ओपीएम क्या होता है? अफीम होता है, ओपीएम इंड्यूस्ड विजन। नेक्स्ट इज द पोएम ओड ऑन ग्रेसियन अर्न एंड्स विद द लाइन्स दैट डिक्लेयर ब्यूटी एज। ओड टू द ग्रेसियन अर्न जो है जॉन किट्स की ये फेमस पोएम है। मैंने अपने चैनल पे इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी दी है, अगर आप चाहो तो उस पोएम को सुन भी सकते हो। तो ये इसकी एंड्स विद द लाइन किसके साथ, कौन सी लाइन के साथ एंडिंग होती है? ब्यूटी एज क्या बोला है? ब्यूटी एज ट्रूथ बोला है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर ट्रूथ हो जाएगा। तो ट्रूथ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज who is known as the high priest of nature in romantic poetry? में high priest of nature किसे बोला गया है romantic poetry में? तो और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। द प्रिल्यूड वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। द प्रिल्यूड जो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है वो कब पब्लिश हुई थी? फर्स्ट कब हुई थी ये? 1850 में हुई थी। 1850 में ये पोस्थमसली पब्लिश हुई थी गाइस, ध्यान रखना है इस पोएम को। पोस्थमस पोस्थमस पोएम है। पोस्थमस क्या होता है? जब किसी राइटर की डेथ के बाद किसी पोएम उनके वर्क्स को पब्लिश करवाया जाता है, वो पोस्थमस वर्क्स होते हैं। तो ये 1850 में पब्लिश हुई थी, तो इनकी मौत के बाद, ये तब तक चल बसे थे, उसके बाद पब्लिश हुई थी। तो ये पोस्थमस पोएम है द प्रिल्यूड। द मैरिनर इन कोलरेज पोएम किल्स द एल्बिट्रोस सिंबलाइजिंग। द मैरिनर है जो है एस.टी. कोलरेज की पोएम में किल कर दिया, तो मार दिया था एल्बिट्रोस को। एल्बिट्रोस को मार दिया गया था जब वो जहाज में थे। तो ये जो किलिंग है एल्बिट्रोस की, वो किसको सिंबलाइज करती है? डिजायर और लिबर्टी को सिंबलाइज करती है, क्राइम अगेंस्ट नेचर को सिंबलाइज कर दिया या करते, या पावर ऑफ आर्ट, या फॉल ऑफ ए मैन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्राइम अगेंस्ट नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडोनाइस इज एन एलिजी रिटन बाय सेले ऑन द डेथ ऑफ। एडोनाइस नाम की जो ये पोएम है ये एक एलिजी है। एलिजी क्या होता है? जब किसी की डेथ पे लिखी। एलिजी का क्या मतलब होता है? जब किसी की डेथ हो जाती है, उसके ऊपर हम कोई वर्क लिखते हैं, कोई पोएम लिखते हैं, उसको एलिजी बोलते हैं, ठीक है। एडोनाइस एक तरह की एलिजी है जो पीबी शैली ने लिखी थी। किसकी डेथ पे लिखी थी? ये आप बताओ, किसकी डेथ पे लिखी थी? एडोनाइस जॉन कीट्स की डेथ पे लिखी गई पोएम है जिसने पीबी शैली ने लिखा है। नेक्स्ट इज इन टू ऑटम किट्स पर्सोनिफाइज ऑटम एज। टू ऑटम नाम की एक पोएम है जॉन किट्स की। इसमें जॉन किट्स ने किस पर्सोनिफाइज किया गया है ऑटम को? एज एन क्या बोला है? क्या बोला है ऑटम को? मदरली फिगर बोला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मदरली फिगर। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है टिंटन एबी। टिंटन एबी पोएम भी मैंने अपने चैनल पे पढ़ा रखी है। ये किसको सेलिब्रेट करती है पोएम? क्या हिस्टोरिकल मेमोरी को सेलिब्रेट करती हैं, लव लॉस्ट को करती हैं, या नेचर्स मोरल इन्फ्लुएंस को, या पैट्रियोटिज्म को? तो इन्होंने अपनी सारी विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो अपनी पोएम्स नेचर पे लिखी हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेचर्स मोरल इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट इज लिरिकल बैलेड्स प्रीफेस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। लिरिकल बैलेड्स में प्रीफेस भी दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि, क्यों इम्पोर्टेंट होता है? ये डिफाइंस करता है न्यू क्लासिसिज्म को, प्रेजेंट्स करता है न्यू पोइटिक थ्योरी को, या फिर
डिस्कस करता है पॉलिटिकल रिफॉर्म को या क्रिटिक करता है मिल्टन को। तो इस पोएम में क्या, ये इसका राइट आंसर बी है, प्रेजेंट्स एंड न्यू पोइटिक थ्योरी को ये प्रेजेंट करता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट thou shalt remain reflects which romantic theme। इन लाइंस में हमें कौन सा रोमांटिक थीम देखने को मिलता है? लाइन क्या है? व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट thou shalt remain। कौन सी पोएम की लाइन सही है? कमेंट करके बताना। तो इस लाइन में कौन सा थीम है? डीके ऑफ नेचर है, आर्ट्स इमोर्टेलिटी है, हिस्टोरिकल प्रोफेसी है, या मेलनकली है? किसको करता है ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्ट्स इमोर्टेलिटी। आर्ट्स इमोर्टेलिटी का थीम इसमें हमें देखने को मिलता है। द पोएम क्रिस्टाबेल रिमेन्ड अनफिनिश्ड बिकॉज। क्रिस्टाबेल किसकी पोएम है? एस.टी. कोलरेज की। ये अनफिनिश्ड क्यों रही? क्योंकि कोलरेज अबैंडन इट ड्यू टू इल हेल्थ। क्या कोलरेज की हेल्थ खराब हो गई थी इसलिए उसने इसको आधा छोड़ दिया, या इट वॉज इसको बैन कर दिया गया, या मैन्युस्क्रिप्ट लॉस्ट हो गई, या ही डिसलाइक इट? क्या इसका राइट आंसर होएगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? क्योंकि कोलरेज की हेल्थ जो थी वो खराब हो गई थी। राइट आंसर इज ए। सी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट इज, ये किसकी लाइन है? पीबी शैले की है, बायरन की है, किट्स की है? बायरन की है, किट्स की हैं, या कोलरेज की हैं? सी वॉक्स इन ब्यूटी, तो ये बायरन की लाइन है। किसकी लाइन? सी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट, ये किसने लिखी है? या ये पोएम की किसकी लाइन है? बायरन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पोएट वॉज निकनेम्ड मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो? विच पोएट वॉज निकनेम, किस पोएट का ये नाम है कि वो मैड है, बैड है और डेंजरस टू नो? किसके बारे में? बायरन के बारे में, किट्स के बारे में, वर्ड्सवर्थ के बारे में, या शैले के बारे में? किसके बारे में लाइन बोली गई है? तो लॉर्ड बायरन के बारे में ये बातें बोली गई हैं। किसके बारे में? लॉर्ड बायरन। नेक्स्ट इज, प्रोमेथियस अनबाउंड रिप्रेजेंट शैलेज फेथ। प्रोमेथियस अनबाउंड नाम की जो पोएम है इसमें रिप्रेजेंट करते हैं शैले के फेथ को। ये इसका राइट आंसर क्या है? क्या फेथ है? क्रिश्चियनिटी को, रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम, पॉलिटिकल मोनार्की, या आर्टिस्टिक डिटैचमेंट? तो इसका राइट आंसर हेयर इज रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम। नेक्स्ट इज, हेल टू दी, Hail to thee, blithe spirit refers to, Hail to thee, blithe spirit refers to, किसको रेफर करती है ये? द स्काईलार्क को, मून को, लव को, या विंड को? ये लाइन किस में है? द स्काईलार्क में। नेक्स्ट इज, किड्स ओड्स, किड्स ओड रिफ्लेक्ट a transition from kids odes reflect transition from, first option is politics to realism, sensuousness to spiritual understanding, realism to mysticism, या nationalism to epic poetry? तो here is right answer is B, sensuousness to spiritual understanding. Next is, the theme of the transience versus permanence dominates। जो थीम है ट्रांजिएंसेंस वर्सेस परमानेंस, ये कौन सी पोएम में हमें देखने को मिलता है? ओड ऑन मेलनकली, ओड टू साइकी, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, या ला बेले डेम सांस मर्सी? तो ट्रांजिएंस एंड परमानेंस का जो थीम है ये हमें ओड ऑन ग्रेसियन अर्न में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो वो कलश दिया गया था जिसके ऊपर वो पेंटिंग की हुई थी, उसके ऊपर जो की गई पेंटिंग जो थी वो क्या थी? परमानेंट, परमानेंट थी। जितने साल गुजर जाए वो पेंटिंग जैसे उसके ऊपर बनी हुई थी वो वैसे की वैसे सालों सालों तक रहने वाली थी। तो यहाँ पे हमें परमानेंस का और ट्रांजिएंस का थीम हमें देखने को मिलता है। कौन सी पोएम में? ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रोस्ट एट मिडनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फ्रोस्ट एट मिडनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ,
किसका एग्जाम्पल है, देखिएगा यहाँ पे आंसर, ये किसका है, कन्वर्सेशन पोएम का, ये कन्वर्सेशनल पोएम है, फ्रोस्ट एट मिडनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Wordsworth intimation ode implies the belief in किस में इम्प्लाई करता है ये, मटेरियलिज्म, रीइंकारनेशन एंड प्री एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, एपिक हीरोइज्म या रियलिज्म। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है, रीइंकारनेशन एंड प्री एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। Shelley's lyric music when soft voice die expresses, शैली ने लिरिकल पोएम एक लिखी है, म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, ये किसको एक्सप्रेस करती हैं, इमोर्टेलिटी ऑफ आर्ट को, पॉलिटिकल ग्रिफ को, जॉय ऑफ म्यूजिक को या आइसोलेशन को, किसको करती हैं एक्सप्रेस, इमोर्टेलिटी ऑफ आर्ट को। द लाइन द वन रिमेन द मैनी चेंज एंड पास रिफ्लेक्ट्स, द एक लाइन है, द वन रिमेन द मैनी चेंज एंड पास रिफ्लेक्ट, किसको रिफ्लेक्ट करती हैं, प्लेटोनिक आइडियलिज्म को, रियलिज्म को, रोमांटिक आइडनी को या सिंबलिज्म को, किसको रिफ्लेक्ट करती हैं ये लाइन, ये करती हैं प्लेटोनिक आइडियलिज्म को, किसको करती हैं, प्लेटोनिक आइडियलिज्म। विच पोइट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फीलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये तो एस टी कोलरेज की लाइन्स हैं, बी हाँ, किसने बोले हैं ये, विलिंग सस्पेंशंस ऑफ डिसबिलीफ, एस टी कोलरेज। लूसी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की है, ये एक्सप्रेस करती है किसको, रिवॉल्यूशनरी फर्वर को या फिर डीप पर्सनल लॉस को, चाइल्डहुड वंडर को या नेशनलिज्म को, डीप पर्सनल लॉस है इसके अंदर, लूसी नाम की एक लड़की है ना, ये डीप पर्सनल लॉस को करती हैं। ओजी मांडियस लूसी जो जब विलियम वर्ड्सवर्थ की अपनी खुद की बेटी की डेथ हो जाती है तो उसने ये पोएम, लूसी नाम की पोएम लिखी थी, ये पर्सनल लॉस को दिखाती हैं, वो हाईली अफेक्ट हुआ था अपनी बेटी की डेथ से, तब डीप पर्सनल लॉस। ओजी मांडियस डील्स प्राइमरीली विद, ओजी मैंडियस जो डील करता है किसके साथ, फेलर ऑफ ह्यूमन प्राइड। डिजेक्शन एंड ओड रिवील्स, डिजेक्शन एंड ओड ये किसको रिवील करता है, किसको रिवील करता है ये, क्या थी डट, रिजेक्शन एंड ओड रिवील किसको रिवील करता है ये, वर्ड्सवर्थ फिलोसॉफी को, कोलरेज डिस्पेयर एंड स्पिरिचुअल क्राइसिस को, सैलेज मिस्टिसिज्म को, ये किड्स लव ऑफ ब्यूटी को। इसका राइट आंसर यहाँ पे कोलरेज डिस्पेयर एंड स्पिरिचुअल क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इमेज डोमिनेट्स किड्स ओड टू नाइटिंगेल, कौन सी इमेज डोमिनेट करती है ओड टू नाइटिंगेल में, डेथ हैज एन एस्केप, डेथ हैज एन एस्केप, इंडस्ट्रियलिज्म, सोशल रिवॉल्यूशनरी या सिकनेस, ये पोइम भी मैंने अपने चैनल पे पढ़ा रखी है, ओड टू है नाइटिंगेल। ये इसमें पूरे इसमें पोइट ने क्या बोला है, डेथ एंड एस्केप, कि मौत से ही आपको छुटकारा मिल सकता है, जब तक आप जिंदा हो आप अपनी लाइफ में आने वाले स्ट्रगल का को फेस करो, है ना, उसे बच के क्यों निकलना है, आप ना तो शराब के नशे में, ये ना ओपियम के नशे में, ना भांग धतूरे के नशे में, आप कब तक दुखों को भूलोगे, कभी तो होश में आना पड़ेगा, कभी तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में, उस मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसने इसने यही बोला है जॉन किट्स ने कि आप इस समस्याओं से, इस ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं से तभी छुटकारा पा सकते हैं जब आपको डेथ आएगी, जब तक जिंदा हो आप इसको फेस करते रहो। डैफोडिल्स इकोज वर्ड्सवर्थ डॉक्ट्राइन ऑफ, द डैफोडिल्स इकोज वर्ड्सवर्थ डॉक्ट्राइन ऑफ, वर्ड्सवर्थ का क्या सिद्धांत है डैफोडिल्स में, पैंथिज्म का, हीरोइज्म का, स्केपिज्म का या पैगनिज्म का, किसका है, पैंथिज्म का। पैंथिज्म क्या होता है, नेचर को पूजने वाले जो लोग होते हैं उनको पैंथिज्म बोला जाता है, तो पैंथिज्म का डॉक्ट्राइन हमें इसमें देखने को मिलती है। सैलेज पोइट्री इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, सैले की जो पोइट्री है उसको डिस्क्राइब किया गया हमेशा क्या कह के, पेसिमिस्टिक है उसकी पोएम्स,
विजनरी यानी आइडियलिस्टिक है, मिस्टिकल एंड सोलिटरी है, या पैट्रियोटिक है। शैले की पोइट्री में हमें विजनरी यानी आइडियलिज्म देखने को मिलता है। चाइल्ड्स हेरोल्ड पिलग्रिमेज रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट्स चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज में क्या प्रेजेंट करता है? रोमांटिक हीरो इन एग्जाइल, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, आर्टिस्टिक थ्योरी, इंग्लिश कंट्री साइड। किसको प्रेजेंट करता है ये रोमांटिक हीरो इन एग्जाइल? कोलरेज बायोग्राफिया लिटरेरिया कंटेन्स हिज थ्योरी ऑफ कोलरेज का जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है उसमें कौन सी थ्योरी कंटेन करती है? कौन सी थ्योरी है? वो जो एस टी कोलरेज है ओपीएम के इन्फ्लुएंस में आके ज़्यादा क्या करता है? इमेजिनेशन ही करता है। फैंसी एंड इमेजिनेशन हमें इसमें देखने को मिलती है। ओड ऑन मेलनकली सजेस्ट दैट Ode on Melancholy suggests that joy is always जॉय क्या होता है? खुशी हमेशा क्या होती है? डिस्टेंट होती है, फॉलोड बाय मेलनकली होती है, एटर्नल होती है, या फिर पर्सनल एल्यूजन होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, फॉलोड बाय मेलनकली। जब भी आप खुश होते हैं, खुशी के बाद दुख आता है, दुख के बाद खुशी आती, खुशी के बाद दुख आता है। ऐसे ही आप हमेशा लाइफ में कभी भी ना तो खुश रह सकते, ना हमेशा दुखी रह सकते। अगर दुख का फेज एक बार अपनी आपकी लाइफ में आया आया है तो उसको जब आप पार कर लोगे तो आपकी लाइफ में खुशी के दिन जरूर आएंगे। अगर खुशी के दिन पहले हैं तो कभी ना कभी दुख के भी आएंगे, तो इसलिए हैप्पीली आपको दोनों फेज को एंजॉय करना चाहिए। द लेक पोइट्स इंक्लूडेड, लेक पोइट्स में कौन कौन से पोइट आपको देखने को मिलते हैं? क्या किट्स सेले बायरन है ना? वर्ड्सवर्थ कोलरिज साउदी यही है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ है, एस टी कोलरिज है और साउदी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स रिजेक्ट्स। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स ने किसको रिजेक्ट किया था? कोलोक्वियल डिक्शन, आर्टिफिशियल पोएटिक डिक्शन, नेचर डिस्क्रिप्शन, ह्यूमन इमोशन। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में हमें कोलोक्वियल डिक्शन भी देखने को मिलता है, नेचर डिस्क्रिप्शन भी, और ह्यूमन इमोशन को भी। इसने रिजेक्ट किसको किया है? आर्टिफिशियल पोएटिक डिक्शन हमें इसमें देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट इज द रेनबो कम्स एंड गोज इज टेकन फ्रॉम, ये कौन सी पोएम से ली गई लाइन्स हैं? द रेनबो कम्स एंड गोज इज टेकन फ्रॉम, कौन सी लाइन? क्या टिंटन एबे में है ये लाइन, इंटीमेशन ओड में है, डैफोडिल्स में है, या माइकल में है? किस में है? ये इंटीमेशन ओड की लाइन्स हैं, इंटीमेशन ओड। 40 question is the line poetry should be the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds belongs to, कौन सी पोइट्री की ये लाइन है? किस राइटर ने ये पोइट्री लिखी है? बायरन ने, शैले ने, कोलरेज ने, या फिर किट्स ने? किसकी लाइन है ये? पीबी शैले की लाइन है। किसकी लाइन है? पीबी शैले की। क्या लाइन्स हैं? Poetry should be the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds. किसकी हैं? पीबी शैले। ओके, नेक्स्ट, ला बेले डेम सांस मर्सी। ला बेले डेम सांस मर्सी एक्सप्रेस, किसको एक्सप्रेस करता है? इसमें आइडियल लव है, डिस्ट्रैक्शन एंड ब्यूटी बाय ब्यूटी है, स्पिरिचुअल एक्सटेसी है, या वॉर ग्रीफ है? क्या इसमें है? डिस्ट्रैक्शन बाय ब्यूटी, ला बेले डेम सांस मर्सी। द लाइन द स्टिल अनरेविस्ड प्राइड ऑफ क्वाइटनेस इज फ्रॉम, पहली ही लाइन है ये कौन सी पोएम की? ओड ऑन ग्रेशियन अर्न की, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न की लाइन है ये। पोइट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज एक्सप्रेसेस, पोइट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज एक्सप्रेसेस, किसको एक्सप्रेस करती है? सेलिस थ्योरी को, वर्ड्सवर्थ पोइटिक क्रीड को, किट्स एस्थेटिज्म को, या ब्लेक सिंबलिज्म को? किसको करती हैं? वर्ड्सवर्थ पोइटिक क्रीड को। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की है ना। तो किसको क्रिटिसाइज किया गया है इसके अंदर? मटेरियलिज्म एंड डिटैचमेंट फ्रॉम नेचर, रिलीजन, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेशन, या लव?
Right answer is here A. Materialism and detachment from nature. Which romantic poet is called a beautiful spirit forever singing of freedom, love and beauty? Um, which romantic poet is called? किसने बोला है a beautiful spirit forever singing of freedom, love and beauty के बारे में कौन सिंगिंग करता रहता है? शैले, बायरन, कोलरिज, कौन करता है? पीबी पीबी शैले, पीबी शैले की लाइन सही है, उन्होंने बोली है. The visionary gleam in Wordsworth poetry refers to. Visionary gleam in Wordsworth poetry refers to. किसको रेफर करती हैं ये? Childhood perception of the divine, poetic inspiration, mystical sight या natural beauty. किसको करती हैं? Childhood perception of the divine. Next is the Byronic hero is marked by. The Byronic hero is marked by. किसके द्वारा बायरनिक हीरो को मार्क किया गया है? ह्यूमर, रिबेलियन, पैसन एंड बायरनिक हीरो किसको बोला गया है? जो ह्यूमर के साथ काम करता है, जो रिबेलियन होता है, पैसन होता है जिसके अंदर या मेलनकली होती है, या जिसके अंदर सिंप्लिसिटी होती है, जिसके अंदर पीटी होती है. किसको बोला बायरनिक हीरो? ये जो रिबेलियस होता है, रिबेलियन, पैसन एंड जिसके अंदर मेलनकली होती है, उसको क्या बोलते हैं? बायरनिक हीरो बोलते हैं. जैसे धड़कन मूवी में सुनील शेट्टी हैं, वो बायरनिक हीरो हैं सुनील शेट्टी. द सबटाइटल ऑफ द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर का सबटाइटल क्या है? इसको एक बैलेड बोला गया है. क्या इसको एक बैलेड बोला है, या लिरिक बोला है, या मोरल टेल बोला है, या नन? क्या बोला है? राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिड एक बैलेड है. Ode to the West Wind was written in which verse? Ode to the West Wind कौन से वर्स में लिखी गई है? फ्री स्टैंजा, फ्री वर्स में, टर्जा राइमा में, किस पे बोली गई है? टर्जा राइमा, हीरोइक कपलेट या फिर स्पेंसेरियन स्टैंजा? जो ये है ना, कौन सी थी? ओड टू द वेस्ट विंड, टर्जा राइमा में लिखी गई है. रोमांटिक पोएट प्राइमरीली वैल्यूड. रोमांटिक पोएट्स प्राइमरीली वैल्यूड किसको वैल्यू करते? रीजन को, इमेजिनेशन एंड इमोशन को, एरिस्टोक्रेसी को या पॉलिटिकल पावर को? किसको? इमेजिनेशन एंड इमोशन को. तो ये थे आज की क्लास के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विच आर इम्पोर्टेंट फॉर यूर HPSC PGT इंग्लिश एग्ज़ाम. तो ये थी मेरी तरफ से आज फर्स्ट क्लास. ऐसे ही जब तक एग्ज़ाम होगा हम जितने भी लिटरेचर के पार्ट इम्पोर्टेंट हैं, मतलब जो आपके सिलेबस में हैं, वो रोज़ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज से डिस्कस किया करेंगे. अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना. थैंक यू गाइस.